पिछले वीडियो में हम लोगों ने उदाहरण कर लिए थे, उदाहरण 1 और उदाहरण नंबर 2 वो हमने कर लिए थे, और बेसिक जानकारी भी हम लोगों ने ले ही लिया था लगभग। तो आज हम लोग अभी जो हम लोग करने वाले हैं, ये चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 1.1 आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्या सवाल है। आज हम लोग यहाँ पे आप देखेंगे, हम लोग आज प्रश्नावली 1.1 प्रश्नावली 1.1 हम लोग शुरू करने वाले हैं कक्षा 9 का। तो कक्षा 9 का प्रश्नावली 1.1 शुरू हो रहा है आज, और क्योंकि उदाहरण के हम लोगों ने 2 सवाल कर लिए हैं और इसका कक्षा 9 का। तो सबसे पहला सवाल ये है, तो कल हम लोगों ने बच्चों अभी कल वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रमेय संख्या के विषय में जाना था उदाहरण में, या फिर मैं ये कहूं कि जब हम लोगों ने बेसिक क्लास किया तो बेसिक क्लास में हम लोगों ने यह सीखा था, क्या सीखा था कि प्रमेय संख्या के अंतर्गत 3 संख्याएं होती है, 3 प्रकार की संख्या। जैसे प्रमेय संख्या के अंतर्गत पूर्ण संख्या भी आती है, प्राकृत संख्या भी आती है और पूर्णांक भी आती है। तो प्रमेय संख्या के अंतर्गत चूंकि 3 प्रकार की संख्या आती है, आइए उसी 3 प्रकार की संख्या के आधार पर इस सवाल को हम लोग खोलने का प्रयास करें। क्या एक बार आइए सवाल में पढ़ते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि क्या शून्य, पूछा है क्या शून्य एक प्रमेय संख्या है। पुलिस क्वेश्चन मार्क लगा दिया। पूछा, एक सवाल पूछा है, क्या शून्य एक प्रमेय संख्या है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा, अभी आपने सुना कि प्रमेय संख्या के अंतर्गत 3 प्रकार की संख्या आती है। कौन कौन सी? एक पूर्णांक। तो पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य से मिलकर बनी संख्या पूर्णांक कहलाती है। पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से शुरू होती है और अनगिनत अर्थात अनंत तक जाती ही रहेगी, वह पूर्ण संख्या कहलाती है। और प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? जो 1 से शुरू होती है, वह प्राकृत संख्या कहलाती है। तो आपने ये देखा कि पूछा है क्या शून्य एक प्रमेय संख्या है। तो सबसे पहले इसको जानने से पूर्व ये आप देखिए, एक बार मैं फिर लिख देता हूं, प्रमेय संख्या के प्रमेय संख्या के अंतर्गत आने वाली संख्या, प्रमेय संख्या के अंतर्गत आने वाली संख्या। तो प्रमेय संख्या के अंतर्गत जो संख्या आती है वो क्या आती है, आप यहां उसको देख लीजिए। प्रमेय संख्या के अंतर्गत 3 प्रकार की संख्याएं आती है। पहला मैं लिख दूं पूर्ण संख्या, और दूसरी की बात करें तो प्राकृत संख्या, और तीसरी बात करें तो पूर्णांक। चाहे तो आप इसको नोट के रूप में लिख सकते हैं, यह आपको बहुत जबरदस्त काम देने वाला है आगे के चैप्टरों में। तो प्रमेय संख्या के अंतर्गत आने वाली संख्या है पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्णांक। तो पूर्ण संख्या की बात करें तो वो 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3 इत्यादि। प्राकृत संख्या की बात करें तो 1 से शुरू होता है, 1, 2, 3 इत्यादि। पूर्णांक की बात करें तो 0 भी है पूर्णांक में, -1 भी है, -2 भी है, और भी बहुत सारा माइनस हो सकता है। प्लस वाली धनात्मक संख्या भी होती है। तो इस प्रकार की बहुत सारी संख्या होती है। ये प्रमेय संख्या के अंतर्गत, ये जो संख्या आती है प्रमेय संख्या के अंतर्गत संख्या आती है। तो यही कारण है। अब आप यहां देखिए क्या पूछा है, क्या शून्य एक प्रमेय संख्या है। और प्रमेय संख्या, पूर्ण संख्या भी प्रमेय संख्या होती है, प्राकृत संख्या को भी हम प्रमेय संख्या कहते हैं, और पूर्णांक भी प्रमेय संख्या है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कैसे? अब देखिए, आप कहेंगे एक ये देखिए कि प्रमेय संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आइए हम अब इसको शुरुआत करें। वो ये जो चीजें हैं ये आप नोट के रूप में लिख लीजिए, इधर साइड में प्रैक्टिस करना है। एक सवाल को 5 बार प्रैक्टिस करिए, तब तक प्रैक्टिस करिए जब तक आपसे ही ना बनने लगे। नहीं तो फिलहाल वीडियो देख देख के आप बना लेंगे। कई बार क्या होता है, बच्चों को डाउट होता है, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, वीडियो आ जाती है और उसको कर लेते हैं। नहीं, वो फिर आप 2 दिन में भूल जाइएगा, फिर 4 दिन में भूल जाइएगा, फिर क्या करिएगा, आप परमानेंट तैयारी करिए। आप ऐसी व्यवस्था करिए जो आपके लिए फिर अस्थायी हो, अर्थात लंबे समय तक चले। तो लंबे समय तक चलने के लिए आपके पास एकमात्र साधन है, वो है
एक सवाल को कई बार बनाना, तब तक बनाना जब तक वह सवाल आपसे खुद ना बनने लगे, तब तक आप उसको बनाते रहिए। यही एक सही रणनीति होती है, विद्यार्थियों को सफल बनाने में ये रणनीति काम देती है। चलिए अब सवाल करते हैं, अब इसी को हम लोग हल करते हैं। अब हल करते हैं, क्या लिखा है, अब पूछा क्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं? दूसरा पूछा, दूसरा सवाल फिर कर दिया, क्या आप इसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां पी और क्यू पूर्णांक है? पूर्णांक का मतलब, पूर्णांक तो कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। हाँ, एक शर्त लगा दी, और एक शर्त क्या लगाई है, शर्त यहां पे ये लगाई है कि क्यू जो है ना वो 0 नहीं होना चाहिए, क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, बस ये शर्त है। तो पूछा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हम लोग सबसे पहला सवाल था, हम लोग लिखेंगे इसको इस तरीके से लिखेंगे, हम जानते हैं, ऐसे लिखिए आप, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को हम लोग पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ये चीज तो जानते हैं, जहां क्यू बराबर 0 ना हो, ये तो हम लोग जानते ही हैं। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ये चीज हम जानते हैं, और जहां क्यू बराबर 0 ना हो। तो अभी हमने देखा कि परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या जितनी भी है वो परिमेय संख्या है। अब आते हैं, लिखा है क्या, शून्य एक परिमेय संख्या है। अतः हम लोग क्या कहेंगे कि 0 को भी हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि सभी दुनिया की किसी भी संख्या के नीचे, ध्यान रहे, दुनिया के किसी भी संख्या के नीचे एक छुपा होता है। दुनिया की कोई भी संख्या 1 से गुना भी होती है, 1 से भाग भी होती है। तो 0 के नीचे 1 है, 1 से भाग 0 में लगेगा, 0 ही हो जाएगा। तो इसको हम पी बटा क्यू के रूप में, देखिए आप लिख दिया हमने, किस रूप में, पी बटा क्यू के रूप में। अब देखिए पी तो 0 हो गया, अब क्यू कितना हो गया, 1। कंडीशन क्या है, परिमेय संख्या होने की एक शर्त है कि परिमेय संख्या वही होगा कि वह पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके और क्यू का मान 0 ना हो। तो बिल्कुल 0 को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्यू का जो मान है वह 0 नहीं है, क्या है, 1 है। सिर्फ 0 नहीं आना चाहिए, 2 3 4 5 20 22 माइनस प्लस जो भी हो, जितना भी आ जाए, सिर्फ 0 ना हो, तो यह परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए हमने एक ही चीज में सारे चीज कह दिया। तो हम हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां क्यू बराबर 0 नहीं है। तो देखिए सारा सवाल दे दिया हमने, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? अब हम कहेंगे हां शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम इसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। बस आप इतना कर सकते हैं, आंसर तो बस आपका इतना ही हो गया, आंसर तो आपका बस इतना ही हो गया, ये आपका आंसर हो गया बस। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। ऊपर में तो हम लोगों ने कारण लिख दिया बस। ठीक है, तो ये पहला सवाल था। आइए बच्चों अब करते हैं एक बार अगला सवाल, देखते हैं क्या है। चलिए अगला सवाल आ गया। अगला सवाल आ गया, लिखा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो अभी हाल ही में हम लोगों ने सवाल किए हैं। क्या लिखा है? 3 और 4 के बीच में, किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या? 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 6 कहेगा तो हम हर में क्या लिखेंगे? तो हर में हम लोग क्या लिखेंगे? ऐसे हल हम लोग शुरू करते हैं। हल
तो हे परमेय संख्या कहा है तो हर में हम लोग क्या लिखेंगे 7, क्या लिख देते हैं 7, नीचे हम लोग 7 लिख देंगे। ठीक है, अब ऊपर में कुछ ऐसा संख्या लिखिए कि भाग दें तो 3 हो जाए, भाग दें तो 3 हो जाए, तो 3 हो जाए। मुझे लग रहा है आप यहां पे 21 रखेंगे तभी 3 होगा, या फिर नहीं समझ में आ रहा है ना, कुछ मत करिए, 7 को 3 से गुना करिए 21, अब इस 7 को इस 4 से गुना करिए 28, बस। अब देखिए 21 और 21/7 और 28/7 हो गया, हो गया, एक एक्स्ट्रा लेना है। अब इसके अंदर आप परमेय संख्या आराम से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अब जैसे 21 के बाद क्या आएगा आपका 22/7, एक हो गया, दूसरा 23/7, तीसरा 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7, फिर एक यहां पे मैं लिख देता हूं, जगह कम हो गया, 27/7। तो कितनी परमेय संख्या बनी, 1 2 3 4 5 6, ये हमारी परमेय संख्या हो गई। इसके बीच में 21/7 और 21/7 का मतलब 3 और 28/7 का मतलब 4, इसके बीच में ये हम लोगों ने परमेय संख्या निकाल लिया। अतः हम लोग कह सकते हैं, अतः 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, ये 6 परमेय संख्या, 6 परमेय संख्या है। ठीक, ये 6 परमेय संख्या है, अतः इतना इतना ये 6 परमेय संख्या है। हालांकि परमेय संख्या तो बहुत सारी निकलेगी, लेकिन वो अनंत निकाल सकते हैं दोनों के बीच में, मैंने पहले ही कहा है, निकालते निकालते हमारी उम्र खत्म हो जाएगी, लेकिन ये निकलना बंद नहीं होगा। तो ये है 6 परमेय संख्या। तो सबसे बड़ा लॉजिक क्या था यहाँ पे, ट्रिक ये था कि 6 कहा तो हम लोगों ने हर में क्या रखा 7, और यदि यहां पे 7 कहता तो यहां नीचे 8 रखते, बस कुछ नहीं था, ये था। ठीक है, चलिए आइए अब तीसरा सवाल करें। अब ये आ गया, इसको अब हम लोग करेंगे। अब सबसे समस्या ये आई, समस्या तो नहीं कहा जा सकता इसको, क्योंकि यह समस्या नहीं है। अब इसको हम लोग चलिए इसको देखिए कि इस सवाल को हम लोग कैसे करें। क्या लिखा है, एक बार सवाल पे नजर डालने की आवश्यकता है। सवाल कुछ इस प्रकार है, अब देखिए क्या लिखा है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी परमेय संख्या, 5 परमेय संख्या इस बार ज्ञात करनी, किसके बीच में, तो 3/5 और 4/5 के बीच में। अब इसके बीच में हमें 3 परमेय संख्या निकालनी है। तो चलिए अब हम इस बटा वाली परमेय संख्या हम लोग करके देखें कि इसके बीच में हमें निकालना है कितनी परमेय संख्या, इसके बीच में हमें कितनी 5 परमेय संख्या निकालनी है। तो 5 परमेय संख्या निकालनी है, इसके लिए हर में हम क्या करेंगे, हर में क्या करेंगे, ध्यान रहे, हर में क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए इसके बीच में हमें निकालनी है, तो हमें क्या रखना पड़ेगा, नीचे रखना पड़ेगा, 5 है तो 6 रखना पड़ेगा, नीचे तो हमें 6 रखना पड़ेगा। ठीक है, और ऊपर में कुछ ऐसा रखिए, ऊपर में अब 6 को गुना कर दीजिए 3/5 से, तो कितना हो जाएगा 18/5 जैसा है। अब 6 को गुना करिए 3/5 से, इसे गुना कर दीजिए, जैसे ये लिखिए 6 गुना 3/5। ठीक है, यहां भी सेम करिए, नीचे तो आप 6 रखिए, और यहां पे करिए 6 गुना 4 यहां पे आपको 5 करना पड़ेगा। ठीक है, ये समझाता हूं ये क्यों कर रहा हूं, पहले एक बार देख लीजिए। 6 ऊपर वाले को गुना करेंगे, 6 18/5। अब ये 6 इसी से यहां गुना हो जाएगा 6, और यहां यदि आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 24 बटा में
ये 6 यहीं पे बच्चों आके गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कर लीजिए 18 बटा 6 पंचे 30, और यहां देखेंगे तो कितना हो जाएगा 24 बटा 6 पंचे 30। अब दोनों स्थिति में क्या हो गया, दोनों स्थिति में हर बराबर है, तो इसके बीच में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 18 के बाद क्या लिख सकते हैं 19 बटा 30, फिर उसके बाद 20 बटा 30, फिर उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं 21 बटा 30, फिर हम लोग लिख सकते हैं 22 बटा 30, फिर हम लोग लिख सकते हैं 23 बटा 30। देखिए तो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या, 5 ही कह रही थी ना, हाँ 5 परमेय संख्या। कितना परमेय संख्या, 5 परमेय संख्या। चलिए अब आइए इस सवाल को समझते हैं, या फिर इसका पहले हम लोग एक बार क्लियर कट कर लें। इसका आंसर कुछ इस प्रकार लिख लें, अतः क्या, इसी के बीच में हम लोगों ने निकाला है, इसी के बीच में हम लोगों ने निकाला है, क्या निकाला है 19 बटा 30, 20 बटा 30 और 21 बटा 30, 22 बटा 30, 23 बटा 30 और यही 5, ये हमारी परमेय संख्या है। ठीक है, ये आंसर। अब रही बात अब इसको कैसे जाने, अब इसको किस तरीके से किया गया ये आपको समझना है। चलिए आइए अब थोड़ा सा इसको समझिए, फिर ये समझ में आ जाएगा। अब ये समझिए, पहले मान लीजिए हम लोग पहले निकालते थे 2 और 4 के बीच में, मान लीजिए हमको परमेय संख्या निकालना था, तो हम लोग क्या करते थे, मान लीजिए 2 और 4 के बीच में हमें 5 संख्या निकालनी है, 5 परिमेय। कितनी परिमेय निकालनी है, 5 परिमेय संख्या निकालनी है। किसके बीच में निकालनी है, 5 परिमेय संख्या चाहिए 2 और 4 के बीच में। तो हम क्या करते थे, हम लोग क्या करते थे, 5 से 1, 5 कह रहा था तो एक अतिरिक्त नीचे रखते थे, 6 एक अतिरिक्त नीचे रखते थे। ठीक है, ऊपर में क्या लिखते थे, ऊपर में हम लोग इसी 6 को गुना करके रखते थे, 6 गुना 2 करते थे, क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग ऐसे करते थे, इसी 6 को फिर ऊपर वाली संख्या से इससे गुना करते थे, 6 दूनी 12, और यहां पे फिर नीचे 6 रखते थे, ऊपर इसी को 6 से गुना करके ऐसे करके लिखते थे। क्या कोई तकलीफ है इससे, क्या कोई दिक्कत है? आखिर में देखिए 6 में 6 कट जाएगा 2 ही होगा, 6 में 6 कट जाएगा 4 ही होगा, होगा कि नहीं होगा। अब हम लोग इसको ऐसे करते थे, 6 दूनी 12 बटा 6, और इसको करते थे 6 चौके 24 बटा में 6, ये ऐसे हम लोग करते थे। तो आइए इसके अंदर कितनी परमेय संख्या निकलेगी, वैसे देखा जाए तो बहुत सारी परमेय संख्या इसके अंतर्गत आ रही है। 2 और 4 के बीच में यदि हम लोग 5 परमेय संख्या निकालें, तो 2 और 4 के बीच में 5 परमेय संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे 6 रखना पड़ेगा, ऊपर में 6 दूनी 12 कटा 2, 6 कटा 4, तो 4 छके 24 बटा 6 और 6 दूनी 12 बटा 6, ऐसे करके हम लोग 13 बटा 6, बहुत सारी वैसे निकल रही है, 13 बटा 6, फिर जाके 14 बटा 6 इत्यादि, ऐसे करके हम लोग बहुत सारी संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल करें। आइए एक बार इस सवाल पे हम लोग नजर डालें। सवाल क्या है, एक बार देखिए, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण के साथ अपना उत्तर देना है। लिखा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक होती है, पूर्ण संख्या होती है। क्या प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? देखिए अब सबसे पहले इसको करने से पूर्व एक चीज ये लिखिए, सबसे पहले आप ये लिखिए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या की शुरुआत कहां से होती है, ये आपको लिखना है। पूर्ण संख्या की शुरुआत आपकी हो रही है 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, डॉट 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 डॉट। ठीक है, और प्राकृत संख्या की शुरुआत कहां से हो रही है, प्राकृत संख्या की शुरुआत किससे हो रही है? आप कहेंगे सर प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं, और उसकी शुरुआत हो रही है 1 से, 1 2 3 डॉट 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 डॉट। अब उसके बाद रही बात पूर्णांक की, पूर्णांक तो पूर्णांक ही है, पूर्णांक तो पूर्णांक ही है। पूर्णांक में 0 भी हो सकता है, 1 भी होगा, 2 भी होगा, -1 भी होगा, -2 भी होगा, इत्यादि और भी बहुत सारी संख्या हो सकती है। अब रही बात परमेय संख्या, तो अब इसके आधार पे हम लोग तीनों सवाल करेंगे। 1 नंबर में देखिए क्या लिखा है, 1 नंबर में ये कहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हम लोग कहेंगे हाँ,
क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। तो पूर्ण संख्या के में 1 भी आता है, पूर्ण संख्या 2 भी है, पूर्ण संख्या 3 भी है। प्राकृत संख्या 1 है, 2 है, 3 है। तो चूंकि जो प्राकृत संख्या है वह पूर्ण संख्या तो है, ये है प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, हम लोग कहेंगे सत्य है, सत्य है, ठीक है, सत्य है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। एग्जाम्पल देना है, जैसे लिख दीजिए, जैसे पूर्ण संख्या, वही चीज लिख दीजिए, जैसे पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 इत्यादि, और प्राकृत संख्या 1, 2, 3 ... तो ये आप कह सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कारण लिख लीजिए। आइए दूसरा सवाल करें। तो दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल यह है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक क्या पूर्ण संख्या होगी? नहीं, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होगी। प्रत्येक पूर्णांक, अब प्रत्येक पूर्णांक में तो माइनस वाली भी संख्या होती है। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक में प्लस वाली भी होती है, माइनस वाली भी होती है। हाँ, ये बात सही है कि पूर्णांक 0 भी है, ये बात सही है पूर्णांक 1 है, 2 है, लेकिन पूर्णांक में -1 है, -2 है। तो हम प्रत्येक पूर्णांक को पूर्ण संख्या नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि पूर्णांक में धनात्मक संख्या के साथ साथ ऋणात्मक संख्या भी होती है। तो ऋणात्मक संख्या कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होगी। वह पूर्णांक तो होगा लेकिन वह पूर्ण संख्या नहीं होगी। यह क्या है? हम लोग एक ही शब्दों में कह देंगे, यह क्या है? असत्य है। असत्य है। अच्छा, असत्य क्यों है? असत्य है क्योंकि ऋणात्मक संख्या, क्योंकि ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, नहीं होती है। क्योंकि असत्य है क्योंकि ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। ऋणात्मक थोड़ी पूर्ण संख्या होगी। जैसे मैं कहूंगा ऋणात्मक में मान लीजिए -2 लिखे, तो -2 थोड़ी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या तो +2 है, -2 थोड़ी है। मैं कहूंगा -3, तो -3 ये पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या तो प्लस वाली 1, 2, 3 होती है, माइनस वाली थोड़ी होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे में लिख लीजिए, यहां पे जैसे आप यहां पे जैसे में लिख लीजिए, जैसे में लिखिए -1, -2, -3 ... ऐसे करके। अब अगला एक लास्ट अंतिम सवाल है, यहां पे मैं करवा देता हूं, ठीक है। 3 नंबर में अंतिम सवाल क्या है? देखिए लिखा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? अब देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है, आप ध्यान दीजिएगा। पूर्ण संख्या का मतलब ये होता है पूर्ण अंक। पूर्ण संख्या मतलब पूर्ण अंक जो दशमलव में ना हो, अब मान लीजिए परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या का मैं कुछ एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए ये परिमेय संख्या है, कुछ मैं लिखता हूं परिमेय संख्या। मान लीजिए परिमेय संख्या 12/3 है, p/q के रूप में है और नीचे 0 नहीं है। 3 से आप भाग देंगे 4, तो 4 भी तो पूर्ण संख्या है, 4 तो पूर्ण संख्या है। लेकिन यदि हम लोग यहां पे 11/3 दें, क्या 3 से पूरा भाग लगेगा? जब पूरा भाग लगेगा नहीं, तो 11/3 परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है। अच्छा, पूर्ण संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि क्या कहीं भी 11/3 आपको दिख रहा है इस पूर्ण संख्या में? होगा नहीं,
1 2 3 4 5 11/3 थोड़ी होगा। तो यह भी कथन इसका असत्य है। हम लोग कह देंगे, क्या कह देंगे? असत्य है जी। क्या है? असत्य है। यहां भी हम लोग कह देंगे असत्य है, यह असत्य है। क्योंकि क्यों असत्य है? क्यों असत्य है? क्योंकि प्रत्येक परमेय संख्या, प्रत्येक जरूर लिखिएगा, प्रत्येक का मतलब होता है सब। प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक है, अब एग्जाम्पल दे दीजिए। जैसे में वैसा लिखिए जो भाग ना लगे आपस में। जैसे में 11/3 लिख लीजिए, 8/5 लिख लीजिए, 6/7 लिख लीजिए, इत्यादि। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस सवाल को कर लेंगे। ठीक है, तो इसको नोट करिए बच्चों, और एक सवाल को 5 बार प्रैक्टिस किया करिए, तब जाके सवाल समझ में आएगा। बिना प्रैक्टिस का कुछ होता नहीं। याद रहे, कोई माँ के गर्भ से सीख के नहीं आता, यहीं पे सीखते हैं सारे लोग, यहीं पे प्रैक्टिस करते हैं, रिवाइज करते हैं, तब जाके चीजें समझ में आती है। एक ही दिन में, एक ही बार में कोई चीज समझ में नहीं आती। एक ही दिन में कोई चीज परफेक्ट होता भी नहीं है, परफेक्ट होने में भी टाइम लगता है। नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, आप चीजों को थोड़ा लेवल पे ले आइए। नहीं, बार बार आप वीडियोस देखिए, बार बार क्लास करिए, बार बार आप प्रैक्टिस करिए, और फिर भी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे, एक ना एक दिन आपको जरूर समझ में आएगा। याद रहे, जिस दिन एक भी सवाल आपको समझ में आ गया, जिस दिन आपको एक सवाल समझ में आ गया, उस दिन आपको सभी सवाल स्वतः ही समझ में आने लगेंगे। बस उस दिन की आप प्रतीक्षा करिए कि आपको वह एक सवाल कब समझ में आता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने ये प्रश्नावली कंप्लीट कर लिए, सारे प्रश्नावली आज हम लोगों ने लगभग खत्म कर लिए। तो आज प्रश्नावली 1.1 खत्म हो चुका है। अब हम लोग करेंगे प्रश्नावली 1.2। तो अब मिलेंगे कल। आज इतना ही, धन्यवाद।